अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ने पूरे दिल्ली में अपने सर्कल में यह बात फैला रखी थी कि कोई क्रिस को उसके अनलिमिटेड वर्जन स्पोर्ट कार के लिए 1 करोड़ से ज्यादा ऑफर ना करे। विकी लगभग दिल्ली में रहने वाले हर स्पोर्टर कार के शौकीन को यह बात पहुंचा चुका था। विक्की को यह जानकर हैरानी हो रही थी कि आखिर कौन था वह शख्स जो क्रिस को इतनी अच्छी ऑफर दे रहा था। फोन पर बात कर रहे क्रिस के दोस्त ने क्रिस को बताया, पार्टी ने कहा है कि 3 साल पहले जब यह कार लॉन्च हुई थी तब इसकी रिटेल वैल्यू 3 करोड़ की थी, मगर वह यह कार खरीदने के लिए तुम्हें 4 करोड़ देने के लिए तैयार है। पार्टी जेन्युइन है, पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देगी। यह बात सुनते ही क्रिस ने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह सौदा मंजूर है, मैं अभी के अभी ट्रांसफर पेपर तैयार करवाता हूँ, तुम यह सौदा फाइनल कर दो। फोन काटने के बाद क्रिस अपने कपड़े झटकते हुए विकी के ठीक सामने खड़ा हो गया। क्रिस लाल आंखों से विकी को कुछ देर घूरता रहा, फिर एक आखिरी बार अपने विला को देखकर क्रिस विला से बाहर निकलने लगा। ठीक दरवाजे पर जाकर क्रिस ने पीछे मुड़कर विकी से कहा, हमारी आज की यह मुलाकात मुझे याद रहेगी, वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारे इस धोखे का जवाब दूंगा। यह कहने के बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। कुछ देर तक विकी बस खामोश खड़ा क्रिस की कार की ओर देखने लगा। क्रिस के साथ साथ उसकी वह स्पेशल एडिशन स्पोर्ट कार भी विकी के हाथों से निकल रही थी। विकी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दिल्ली में ऐसा कौन था जो 4 करोड़ रुपए देकर क्रिस के पास यह कार खरीदने वाला था, जबकि विकी ने दिल्ली में स्पोर्ट कार के तमाम बायर्स को पहले से ही धमका दिया था कि कोई इस डील में बीच में ना पड़े, जिस कारण कल्याण शास्त्री को मल्होत्रा फार्मेसी खत्म करनी थी। ठीक उसी तरह विकी को भी कार रेसिंग में क्रिस की बादशाहत खत्म करनी थी। विकी ने अपने आदमियों से कहा, जाओ जल्दी से उनका पीछा करो और पता लगाओ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि विकी शास्त्री के कहने के बावजूद इस डील में अपनी टांग अड़ाए। 3 से 4 खुले जीप में विकी के अपने आदमी क्रिस की कार का पीछा करने लगा, मगर क्रिस की गाड़ी उनकी गाड़ियों से काफी तेज थी। तभी विकी ने एक आदमी ने गाड़ी में बैठते हुए विकी से कहा, उसने कहा था कि वह गाड़ी के पेपर ट्रांसफर करवाने जा रहा है, जरूर वह आरटीओ के ऑफिस ही जाएगा। विकी ने हामी भरते हुए कहा, चलो हम वही चलकर देखते हैं कि आखिर कौन है वह पार्टी जिसे हमारी धमकियों की परवाह नहीं है। आरटीओ ऑफिस के बाहर अपनी कार पार्क करने के बाद क्रिस ने एक आखिरी बार प्यार से अपनी कार के बोनेट पर हाथ घुमाया। 3 साल पहले क्रिस को यह कार एक कंपटीशन जीतने पर मिली थी। क्रिस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मगर अपनी गाड़ी को क्रिस ने बहुत प्यार से रखा था, जैसे ही कि उस कार के अंदर जान हो। क्रिस जानता था कि वह बस आखिरी बार अपनी कार को देख रहा है। क्रिस को इस बात की भी चिंता थी कि उसकी कार का नया मालिक ठीक के उसकी देखभाल करेगा या नहीं। तभी आरटीओ ऑफिस के बाहर चिराग मेहता कार के पास क्रिस को मिलने आया। चिराग मेहता ने क्रिस को देखकर कहा, ट्रांसफर पेपर तैयार करवा दिए हैं मैंने, बस आपको अंदर चलकर इंस्पेक्टर के सामने पेपर साइन करने हैं। क्रिस ने नम आंखों से चिराग मेहता से कहा, आई होप कार के नए मालिक इस कार का ख्याल रखेंगे। मुस्कुराते हुए चिराग मेहता ने क्रिस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल फिक्र मत करो, यह कार बिल्कुल सेफ हाथों में है। चिराग मेहता अच्छी तरह जानता था कि यह कार रोहित मारवा ने आर्यन के लिए खरीदी थी और आर्यन कार चला सके इतना बड़ा होने में अभी 10 साल का वक्त था। तब तक यह कार रोहित मारवा की शानदार गाड़ियों की कलेक्शन वाले गैरेज में बिल्कुल हिफाजत से रखी जाएगी। चिराग मेहता और क्रिस आरटीओ ऑफिस के अंदर चले गए। पेपर पूरा करने के बाद जब क्रिस और चिराग मेहता आरटीओ ऑफिस से बाहर निकले तब विकी शास्त्री अपने कुछ आदमियों के साथ गुस्से से क्रिस और चिराग की ओर चलकर आ रहे थे। चिराग मेहता के पास खड़े होकर विकी ने कड़क आवाज में चिराग से पूछा, भाई कहाँ से हो तुम? क्या तुम्हें हमारी वार्निंग नहीं मिली थी? तुम्हें पता नहीं यह सौदा करना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है? तुम जानते नहीं हो कि हमारे पीछे कौन है?
ऐसा नहीं था कि विकी अपने पापा कल्याण शास्त्री के नाम पर गुंडागर्दी करता था। दरअसल विकी को बैंकिंग था दिल्ली के कुछ मशहूर अंडरवर्ल्ड लोगों का, जिसके नाम पर विकी रोब चाटता था। वह दिल्ली का सबसे खतरनाक डॉन था, जिसके सामने जहांगीर भी अपने आदमियों को जाने से रोक लेता था। क्रिस ये सब कुछ अच्छी तरह से जानता था। क्रिस ने धीमी आवाज में चिराग मेहता से कहा, देखिए, अगर आपको यह सौदा कैंसिल करना है तो मैं आपके सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। चिराग मेहता ने मुस्कुराकर क्रिस से कहा, डील कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से बात करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जा सकता है। इस आरटीओ ऑफिस के पीछे ही एक कॉफी शॉप है। चलिए हम सभी लोग वहां चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। यह कहते हुए चिराग मेहता विकी और उसके आदमियों आरटीओ ऑफिस के पीछे एक सुनसान रास्ते पर ले गया। अचानक ही चिराग मेहता चलते चलते रुक गया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, तब धीरे से चिराग मेहता ने अपने चश्मे उतारे और उन्हें अच्छे से खींच कर रख दिए। क्रिस के हाथों में थमा दिया। विकी और उसके आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि चिराग मेहता क्या कर रहा था। देखने में चिराग मेहता बिल्कुल ही शांत और डाउन टू अर्थ आदमी लग रहा था। चिराग मेहता को देखकर ऐसा लगता था जैसे गुस्सा तो आज तो कभी उसे छू भी नहीं सका होगा। अचानक ही चिराग मेहता ने अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर करना शुरू किया। तभी विकी का एक आदमी हाथ उठाते हुए चिराग के पास आया और जैसे ही उस आदमी ने चिराग को थप्पड़ मारने की कोशिश की, एक ही पल के बाद वह आदमी जमीन पर गिरा तड़प रहा था। यह देखकर विकी के बाकी आदमियों ने एक के बाद एक चिराग पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर बड़ी आसानी से सिर्फ एक एक मुक्के में चिराग ने हर एक आदमी को पटक दिया। चिराग के डिफेक्टिंग और एक्टिंग स्किल देखकर क्रिस हैरान रह गया। सीधा सादा सा दिखने वाला चिराग बिल्कुल किसी ट्रेंड कमांडो की तरह लड़ रहा था। विकी और उसके आदमी जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे थे। तभी चिराग ने मुस्कुराकर क्रिस के पास अपना केस वापस मांगा। नीचे पड़ा विकी दर्द की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहा था, मगर गुस्से से चिराग की ओर देखकर विकी ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुमने किस पर हमला किया है। तुम जानते नहीं मेरे पीछे जिनका हाथ है वह लोग तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। पतले कपड़े से अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए चिराग मेहता ने जमीन पर गिरे विकी से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन कौन है। यह कहते हुए चिराग मेहता ने अपने चश्मे पहन लिए और वहां से चलने लगा। चिराग को वापस जाता हुआ देखकर विकी ने चिल्लाकर उससे पूछा, हिम्मत है तो एक बार बताओ कि तुम कौन हो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह बात सुनते ही चिराग मेहता अचानक चलते चलते रुक गया। पीछे मुड़कर विकी की ओर देखकर चिराग मेहता ने कहा, मारवा, नाम तो सुना ही होगा। यह कहते हुए चिराग क्रिस को लेकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर भी विकी इस बात से हैरान था कि आखिर मारवा खानदान को इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत थी। क्या 4 करोड़ रुपए देकर मारवा परिवार क्रिस की मदद करना चाहता था। जहां तक रोहित मारवा के बारे में दुनिया जानती थी, रोहित मारवा को स्पोर्ट कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर आखिर रोहित मारवा ने यह कार किसके लिए और क्यों खरीदी थी। यह सारे सवाल विकी के दर्द और बढ़ाने लगे थे। विकी जानता था कि वह चाहकर भी मारवा खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अपने हाथ पाव पर आइस पैक लगाकर विकी अब इस सोच में पड़ गया था कि वह क्रिस से अपना बदला कैसे पूरा करे। मल्होत्रा हाउस, क्रिस के अपने बंगलों पर विकी ने कब्जा कर लिया था, इसलिए अब कोई रास्ता न होने की वजह से क्रिस को मल्होत्रा हाउस में ही रहना था। सारे रास्ते क्रिस यही बात से हैरान था कि आखिर रोहित मारवा ने उसकी मदद क्यों की थी और वह कार रोहित मारवा ने किसके लिए ली थी। जहां तक क्रिस रोहित मारवा को जानता था, उसे स्पोर्ट कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्रिस समझ नहीं पा रहा था कि रोहित मारवा वह कार उसकी मदद के लिए खरीदी थी या अपने किसी करीबी के लिए गिफ्ट करने के लिए ली थी। क्रिस जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि नीचे हॉल में कोई नहीं था। क्रिस नहीं चाहता था कि उसके पाँव के फ्रैक्चर को उनके परिवार वाले नोटिस करें, इसलिए चुपचाप क्रिस अपने कमरे में जाने लगा।
तभी अनिका ने अपने बेडरूम से बाहर निकली। अनिका को देखकर क्रिस स्टेयरकेस के पीछे छिप गया। अनिका ने जब फोन उठाया तो खुशी से पागल हो चुकी प्रिया ने चिल्लाकर अनिका से कहा, मम्मा तुम्हें वह कार याद है जो लतिका के पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट की थी? ठीक वैसे ही कार मुझे भी गिफ्ट में मिले है। हाँ, कलर अलग है मगर मैं इसे भी पिंक कलर से पेंट करवा लूंगी। प्रिया की इस बात पर मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा, तुम्हें जो कलर अच्छा लगे उसे पेंट करवाना, मगर तुम्हें कार चलाने में अभी कम से कम 10 साल का वक्त बाकी है, इतना याद रखना। यह कहते हुए अनिका ने फोन काट दिया और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। तभी अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास खड़े क्रिस पर पड़ी। क्रिस को देखते ही अनिका ने क्रिस को स्माइल देते हुए कहा, वेलकम मॉम, आज काफी दिनों के बाद घर की याद आई। फिर जब अनिका ने गौर से क्रिस का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। क्रिस अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा था, मगर उसके एक टंग में दर्द साफ नजर आ रहा था। क्रिस के नाक पर बैंडेज लगी थी और गले और कान के पीछे मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे थे। क्रिस इस वक्त दिल्ली का एक जिद्दी और बिगड़ल लड़का नजर आ रहा था। अनिका को इस तरह अपने जख्मों पर नजर डालते हुए देखकर क्रिस अनकंफर्टेबल हो गया। क्रिस का गुस्सा भी उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। अपनी जगह बनाते हुए क्रिस सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। क्रिस को लंगड़ाते हुए देखकर अनिका ने फिर से क्रिस से पूछा, क्या तुम्हारा पाँव अभी भी ठीक नहीं हुआ है? अनिका का यह सवाल सुनते ही क्रिस अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खो बैठा और अपने एक हाथ से स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर अनिका की ओर मुड़ते हुए क्रिस ने कहा, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम दूर क्यों नहीं रहती मेरे मैटर से? अनिका जानती थी कि क्रिस कभी भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं खोता था। आज अचानक क्रिस को इस तरह बात करते हुए देखकर अनिका हैरान रह गई। क्रिस ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम अगर किसी को मजाक में भी कुछ कह देती हो तो कोई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, इस बात का एहसास है तुम्हें? हैरान अनिका ने क्रिस से पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? क्या किया है मैंने? अनिका की यह बात सुनकर क्रिस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्रिस जोर से रेलिंग पर अपना हाथ मारते हुए अनिका से कहा, कुछ नहीं किया है तुमने, अगर कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करो कि मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। यह कहकर क्रिस लंगड़ाते हुए अपने बेडरूम के अंदर चला गया। अनिका जानती थी कि क्रिस अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने फैमिली के साथ नहीं बांटना चाहता था, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो क्रिस की पर्सनल लाइफ पर असर पड़ा था। अनिका अपनी पानी की बोतल भरकर जब वापस स्टेयरकेस चढ़ने लगी, बेडरूम में जा रही थी, तभी अनिका को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही फातिमा तेज सांसें लेती हुई अनिका से कहने लगी, पक्का तुमने कोई जादू टोना किया है मेरे बच्चे पर? क्या किया है तुमने ऐसा, बताओ मुझे। एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? घबराकर अनिका ने फातिमा से पूछा, क्या हुआ है उसे, मुझे बताओ, क्या उसे फिर से कोई वोमिट हो रही है? फोन पर जोर से चिल्लाते हुए फातिमा ने कहा, अब चुप करो बेशर्म, तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है मेरे बेटे के साथ। जब से तुमने उसके कान में वह बात डाली है कि तुम मरने वाले हैं, उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही है। कब से उल्टियां कर रहा है, जो खिलाती हूँ बाहर निकाल देता है। आज नन्हे से बच्चे को नींद का इंजेक्शन देकर डॉक्टरों ने सुलाया है। इतना याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आज भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया हो, मगर इतना याद रखना, मेरे बच्चे को खरोच भी आई तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। यह कहते हुए फातिमा ने फोन काट दिया। फातिमा की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। आज भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया हो। फातिमा की यह बात अनिका के दिमाग में बार बार घूमने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि क्रिस का इस बात के साथ क्या लेना देना था, मगर इन सारी बातों को सोचते हुए अनिका को अचानक ही जिम्मी की कंडीशन की चिंता होने लगी। अनिका जानती थी कि किसी भी तरह जिम्मी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह फातिमा को कन्विंस करे
कि जिम्मी के पास वक्त बहुत कम था। जिम्मी के लिए अनिका का टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। अनिका जिम्मी की मम्मी को किसी तरह कन्विंस करना चाहती थी कि जिम्मी को एडमिट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, मगर जिस नंबर से अभी भी फातिमा का कॉल आया था उस नंबर पर दोबारा कॉल लगाने पर उस नंबर को कोई आंसर नहीं कर रहा था। अपने बेड पर लेटकर अनिका जिम्मी के कंडीशन के बारे में सोचने लगी। तभी अपना होमवर्क पूरा करके आर्यन बेड पर आकर अनिका के बगल में सो गया। आर्यन ने अनिका को जगा हुआ देखकर धीमे से पूछा, मॉम क्या जिम्मी ठीक हो जाएगा? अनिका ने धीरे से आर्यन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या जिम्मी तुम्हारा अच्छा दोस्त है? आर्यन ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है जिम्मी रिया का अच्छा दोस्त है। वैसे तो रिया स्कूल में सभी बच्चों की दोस्त है, सभी बच्चे रिया से बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बार स्कूल की लंच आवर्स में सारे बच्चों ने फ्रूट्स की टोकरी से एप्पल निकाल कर खा रहे थे। जब जिम्मी ने देखा कि मुझे भी एप्पल चाहिए तो उसने अपना एप्पल मुझे रिया समझकर दे दिया था। आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, अच्छे बच्चे की निशानी है ये कि वह सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचे। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। यह कहते हुए अनिका ने धीरे से आर्यन की छाती थपथपाते हुए उसे सुला दिया। जिस अनिका को हमेशा कुछ ही सेकंड में नींद आ जाती थी, उस अनिका को आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अनिका ने एक डॉक्टर होने के नाते जिम्मी की मम्मी को वार्न कर दिया था कि जिम्मी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। देखा जाए तो यह अनिका की ड्यूटी पूरी हो गई थी, मगर किसी तरह अनिका उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि यह जानते हुए कि बच्चे की कंडीशन बहुत ही नाजुक है, वह कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बिस्तर पर करवटें लेने के बाद अनिका एकदम से बिस्तर पर बैठ गई और आर्यन को जगाकर कहने लगी, जिम्मी की कंडीशन बहुत खराब है, मुझे लगता है मुझे उसे देखना जाना होगा। आधी नींद में आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका ने बाहर जाने से पहले काले कपड़े पहन लिए और मुंह पर एक काला मास्क भी लगा लिया। दिल्ली में पॉपुलेशन की वजह से अक्सर लोग ड्राइविंग करते वक्त मास्क लगाया करते थे, मगर अनिका ने आज मास्क इसलिए पहना था क्योंकि उसने सोच लिया था कि किसी भी तरह वो जिम्मी के घर जाएंगी और जिम्मी को बचाने की कोशिश करेगी। अनिका खुद नहीं समझ पा रही थी ऐसा करने की सोच और ताकत उसके अंदर कहां से आई थी। किन्नरी टीचर ने स्कूल में ही जिम्मी के पेरेंट्स का नाम अनिका को बता दिया था। जिम्मी के पापा के नाम को जब अनिका ने इंटरनेट पर सर्च किया तो कुछ ही देर में अनिका को जिम्मी के घर का एड्रेस मिल गया था। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। अनिका तेजी से अपनी कार में जिम्मी के घर की ओर पहुंच रही थी। जहांगीर के क्लब हाउस तक पहुंचने के बाद गेट पर तैनात सिक्योरिटी को अनिका ने कहा कि उसे जिम्मी की मम्मी से अर्जेंट मिलना है। अगर जिम्मी की मम्मी अवेलेबल ना हो तो वह उसके पापा से बात करना चाहेगी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका का नाम लिया और कुछ देर वही गेट वेट करने को कहा। कुछ देर बाद जहांगीर के घर का मेन गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। गेट के उस पार जहांगीर के 6-7 गुंडे अपने हाथों में कमर पर हाथ रखकर अनिका का इंतजार करने लगे। उसमें से एक गुंडा ने अनिका से कहा, चलो मेरे साथ। अनिका को वह लोग क्लब हाउस के जिम में ले गए। जहांगीर जिम के रिसेप्शन पर बैठकर अनिका का इंतजार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड के ज्यादातर काम रात को ही होते थे, इसीलिए अपने आसपास 5 से 6 फोन रखकर जहांगीर एक के बाद एक फोन को लोगों से बात कर रहा था। जब अनिका अंदर आई तो जहांगीर अनिका को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जहांगीर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अनिका को देखकर कहा, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ भेज ही दिया। चलो, इससे यह पता चलता है कि मल्होत्रा खानदान में अगर कोई शख्स मुसीबत में है तो वह पहले अपने बारे में सोचता है, ना कि अपने फैमिली के बारे में। जहांगीर की बात को अनसुना करके अनिका ने जहांगीर से कहा, देखिए मैं आपको
यह बताने आई हूँ कि आपके बेटे को इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उसके दिमाग में शायद वायरल इन्फेक्शन हो गया है। आजकल छोटे बच्चों को यह होना बहुत आम बात है। अगर यह इन्फेक्शन फैल जाता है तो पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ सकती है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही जहांगीर चौंक गया। जहांगीर ने अपनी गहरी आवाज में अनिका से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुम इतनी रात के जहांगीर के घर में यह बात करने आई हो? जो मजाक तुमने मेरी बीबी और बेटे के बनाया था, वही मजाक तुम मेरा बनाना चाहती हो। तुम्हारी इस हरकत को हिम्मत नहीं, पागलपन कहते हैं। तुम जानती भी हो इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। यहाँ पर जब जहांगीर अनिका के साथ यह बातें कर रहा था, तब जिम के अंदर अचानक फातिमा आ गई। फातिमा को सिक्योरिटी से पता चला था कि अनिका उससे मिलना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका फातिमा से कुछ बात कर सकती, फातिमा ने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से अनिका को मुक्का मारने की कोशिश की। अनिका के रिफ्लेक्शन बहुत तेज थे। मुक्का मुंह पर पड़ने से पहले ही अनिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। अनिका ने फातिमा को शांत करवाते हुए कहा, देखो इस वक्त तुम्हारे बेटे की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। यह सुनते ही फातिमा चिल्लाकर अनिका से कहने लगी, चुप करो पागल औरत, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की यह हालत हुई है। तुमने जादू टोना किया है उसके ऊपर। रो रो कर बुरा हाल हो गया है मेरे बेटे का। ना तो उसने पेट में खाना पच रहा है, ना तो पानी जो खाता है वह वोमिट कर देता है। डॉक्टरों ने मेरे सामने मेरे बच्चे को नींद का इंजेक्शन दिया है, तब जाकर वो कहीं सोया है। अनिका ने फातिमा की बात काटते हुए कहा, देखो यह तुम्हारे बेटे का सही इलाज नहीं है। अपनी मोटी आवाज ऊंची करते हुए जहांगीर ने अनिका से कहा, तुम्हें क्या पता कि कौन सी ट्रीटमेंट सही है या कौन सी गलत? कौन हो तुम? अनिका ने कहा, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, अनिका की बात काटते हुए जहांगीर ने कहा, तो क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से बड़ी हो तुम? उनसे ज्यादा जानती हो तुम? जिन्होंने ट्रीटमेंट की है उससे भी ज्यादा जानती हो। दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया था मैंने। क्या तुम उनसे बेहतर हो या ये कहना चाहती हो? अनिका ने फिर से जहांगीर को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर जहांगीर, मैं यह नहीं कह रही थी कि मैं उन सबसे ज्यादा जानती हूँ, मगर जिम्मी अभी छोटा है, उसके सर में दर्द हो रहा है। जो बात यह डॉक्टर्स नहीं जानते, वह बच्चा अपना सिस्टम ठीक तरह से बता भी नहीं सकता, क्योंकि वह भी बच्चा है। डॉक्टर उसे ट्रीट तो कर रहे हैं, मगर उसे जो ट्रीटमेंट मिल रही है वह गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि फातिमा फिर से अनिका पर अटक करती, जहांगीर ने फातिमा को रोक लिया और अनिका से पूछा, तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ। अनिका के पास जो लाइसेंस था वह डॉक्टर अमृता के नाम था, इसलिए अनिका हमेशा उसे अपने साथ लेकर नहीं घूमती थी। अनिका ने जहांगीर से कहा, इस वक्त मैं अपना लाइसेंस अपने साथ नहीं लाई हूँ। फातिमा ने अनिका की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, नहीं लाई हो? यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास लाइसेंस ही नहीं है? तुम जैसे लड़के को देखकर कौन कहेगा कि तुम एक डॉक्टर हो? मगर याद रखना, मेरे बेटे के साथ किया हुआ मजाक तुम्हें आज बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम आई तो हो यहाँ पर अपने पाँव पर चलकर, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम यहाँ से जाते वक्त अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगी। जहांगीर का उसूल है कि वह औरतों पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। यह कहते हुए फातिमा ने पास पड़ा एक डंबल उठाया। अनिका ने अपना बचाव करने के लिए अपना एक पाँव पीछे लिया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। इससे पहले कि फातिमा अनिका पर अटैक करती, घर का एक नौकर दौड़कर जिम के अंदर आया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, देखो बाबा को क्या हुआ है, देखो मैडम जल्दी आओ। नौकर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर फातिमा तुरंत दौड़कर जिम्मी के कमरे की ओर जाने लगी। फातिमा के पीछे पीछे जहांगीर भी दौड़कर जिम से बाहर निकल गया। अनिका यह सोचकर घबरा गई थी कि जिम्मी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। अनिका भी जिम्मी को देखना चाहती थी, मगर जैसे ही वह जिम के बाहर निकलने गई, जहांगीर के गुंडों ने उसे रोक लिया।
अनिका ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मगर गुंडों ने अनिका को जाने नहीं दिया। तभी अनिका ने ठीक सामने खड़े गुंडों को इतनी जोर से पीछे धकेला कि वह आदमी हवा में उड़कर पीछे खड़े 4 गुंडों पर गिरा। बाकी के गुंडों ने जब अनिका पर अटैक किया तो अनिका ने एक के बाद एक सबने अपने मार्शल आर्ट के करतब दिखाते हुए सबको ढेर कर दिया। सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से तड़पने लगे। तभी अनिका जहांगीर के बगल में जाकर सीधे जिम्मी के बेडरूम में दाखिल हुई। जिम्मी की आया रोते हुए फातिमा से कह रही थी, देखो ना भाभी, बाबा को क्या हो गया है। घबराई फातिमा ने जहांगीर से कहा, देखो जहांगीर, हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो जहांगीर। जहांगीर ने अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को जिम्मी के बेडरूम में देखकर जहांगीर चौंक गया था, मगर इस वक्त जहांगीर का पूरा ध्यान एम्बुलेंस बुलाने पर था। अनिका उसी वक्त ठीक जिम्मी के पास जाकर बैठ गई। फातिमा अनिका को यहाँ देखकर शॉक हो गई। फातिमा ने चिल्लाकर अनिका से कहा, दूर हो जाओ मेरे बेटे से, वरना यहीं पर जान ले लूंगी तुम्हारी। अनिका ने फातिमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब अनिका ने जिम्मी के सर पर हाथ लगाकर देखा तो जिम्मी का शरीर बहुत ज्यादा गर्म था। जिम्मी को बहुत तेज बुखार था और उसके होठ बिल्कुल सूख गए थे। फातिमा बार बार अनिका को खींचकर जिम्मी से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी तरह अनिका अपनी पूरी ताकत लगाकर जिम्मी के पास बैठी रही। जब अनिका ने जिम्मी की आंखों की जांच की तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि जिम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करके आया से कहा, पानी में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाकर तुरंत ले आओ और साफ कपड़े भी ले आओ। हमें जिम्मी के सर पर गीला कपड़ा रखकर किसी भी तरह उसके टेम्परेचर को कंट्रोल में लाना होगा। आया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह लड़की कौन थी और इस तरह उसे हुक्म क्यों दे रही थी, मगर इस वक्त आया के पास अपने मालिक से परमिशन लेने का वक्त नहीं था, इसलिए वह दौड़कर अनिका ने मंगवाई हुई चीजें लेने बेडरूम से बाहर चले गई। अनिका को अपने बेटे से दूर करने की कोशिश कर रही फातिमा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में घुसकर हमारे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रही हो। दूर हो जाओ मेरे बेटे से, मैं कह देती हूँ, दूर हो जाओ। फातिमा को जोर जोर से पीछे धकेलते हुए अनिका ने इस बार फातिमा को कड़क आवाज में कहा, अगर अपने बेटे को जिंदा रखना चाहते हो तो मुझे वह करने दो जो मैं कर रही हूँ, दूर रहो मुझसे। यह कहते ही अनिका ने अपनी जेब से एक पाउच निकाला और उसमें से एक गोली निकाल कर जिम्मी के मुंह में रख दी। यह देखते ही फातिमा फुट फुट कर रोने लगी और पास खड़े जहांगीर से कहने लगी, तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश कर रहा है और तुम चुपचाप खड़े देख रहे हो। तभी बेडरूम के अंदर जहांगीर के गुंडे भी आ गए। सारे गुंडे इस बार मिलकर अनिका पर अटैक करने ही वाले थे कि जोर से सबको रोकते हुए जहांगीर ने कहा, रुक जाओ, उसे कोई मत छूना, उसे वो करने दो जो वह करना चाहती है। यह कहते हुए जहांगीर धीरे से चलकर अनिका के पास आया। अपने बेटे के पाँव के पास बैठकर जहांगीर ने अनिका से कहा, बस इतना याद रखना लड़की, अगर मेरे बेटे को आज कुछ हुआ तो मैं भी अपना उसूल तोड़ दूंगा और तुम इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे।